ठीक है, चलिए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं था। तो आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग। आज का टॉपिक है हमारा, यही बताया था ना मैंने मैसेज में, स्प्रिंग। बताया था इसके बारे में कुछ पहले। अच्छा, आज पढ़ेंगे हम स्प्रिंग। स्प्रिंग होती है दो तरह की। एक होती है हेलिकल स्प्रिंग, है ना, और एक होती है स्पाइरल स्प्रिंग। हमें कौन सी पढ़नी है? हेलिकल, ये पढ़नी है। हेलिकल स्प्रिंग पढ़नी है, स्पाइरल हम नहीं पढ़ेंगे। स्पाइरल वैसे पता आपको कहाँ यूज होती है स्पाइरल? वो है स्लिंग की जो होती है वो हेलिकल होती है। जैसे हाँ, घड़ी में, टॉयज में इन यूज होती है। जो पुरानी घड़ियाँ होती थी ना चाबी वाली, उसमें ये वाली स्प्रिंग होती थी। नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, कछुआ छाप अगरबत्ती, है ना, पुराने पहले आती थी। ठीक है, अब तो मोर्टीन आने लगी, अब तो यूज ही नहीं करते उसको। ठीक है, बाकी उस पर ध्यान दो, वो रिजिड होती है, स्प्रिंग थोड़ा होती है, वो स्प्रिंग शेप की थी, स्पाइरल। तो इसमें ये है आपका स्प्रिंग। अब इस स्प्रिंग को ध्यान से देखो। वैसे आप लोगों ने देखा तो होगा इसका नेचर कैसा होता है। ये जो स्प्रिंग है ये भी नेचुरल लेंथ पे, इसमें कोई इलोंगेशन कंप्रेशन कुछ नहीं है। स्प्रिंग की बड़ी खास बात होती है, अगर आप इसको इलोंगेट करके छोड़ दो तो इट विल रिस्टोर इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस, है ना। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि अपनी रिस्टोर कर लेती है ओरिजिनल डायमेंशंस को। तो अगर आप इस स्प्रिंग पे, अगर आप इस स्प्रिंग पे कुछ फोर्स लगाएंगे तो इस स्प्रिंग में क्या होगा? इलोंगेशन। आपने फोर्स लगाया, ये अपनी नेचुरल लेंथ से बढ़कर लेंथ बढ़ गई इसकी, नेचुरल से बढ़कर कुछ लेंथ हो गई इसकी। मान लेते इनिशियली ये नेचुरल लेंथ एल नोट पे थी, अब इसकी टोटल लेंथ हो गई एल नोट प्लस एक्स। तो इसका मतलब इसमें इलोंगेशन कितना हुआ? यस, कितना हुआ? एक्स। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब आपने इस पर फोर्स लगाया इधर की तरफ, अगर आप इस फोर्स को छोड़ दो तो वापस अपनी ये रिस्टोर कर लेती है। इसका मतलब जब आपने जो दिस इज अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स अप्लाई किया इस पे, तो इसमें एक रिस्टोर फोर्स जनरेट हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो गया, जो इसको अपनी वापस ओरिजिनल डायमेंशन में खींचने की कोशिश करता है। तो अगर आप इसको छोड़ दोगे बिल्कुल यहाँ से, तो इट विल रिस्टोर इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। तो इसका मतलब अभी आपने इस पर फोर्स लगा के रखा हुआ है, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? ये है आपका अप्लाइड फोर्स, दिस इज अप्लाइड फोर्स। इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। किसमें डेवलप हुआ? स्प्रिंग के अंदर। बोलो समझ में आया कि नहीं? सिमिलरली अगर मैं इसको, स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से इसको इधर की तरफ फोर्स लगा कंप्रेस कर दूं, मतलब मैंने इस पे फोर्स इस तरफ लगाया, कंप्रेस हो गई, ये रिस्टोरिंग फोर्स किधर डेवलप होगा? आगे की तरफ, क्योंकि छोड़ दूंगा तो वापस इलोंगेट हो जाएगी ये। तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, स्प्रिंग फोर्स, इधर की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिधर आप फोर्स अप्लाई करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक इसमें फोर्स जनरेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? आपने कभी स्प्रिंग खींच के भी देखी होगी, है ना, कई जगह यूज होती है, जैसे पेन के अंदर, वो तो सब बड़ी हल्की सी सॉफ्ट सी होती है। अदरवाइज जो जिम वाले होते हैं या घर में भी आते हैं वो एक्सरसाइज करने वाली मशीन, उसमें भी अंदर स्प्रिंग्स होती हैं, या जो गाड़ी के शॉकर होते हैं उसमें भी स्प्रिंग होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन की रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से हम हार्ड या सॉफ्ट स्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग में खास बात ये होती है, देखो थोड़ा सा इलोंगेट करने तो थोड़े से फोर्स से काम चल जाएगा, ज़्यादा इलोंगेट करना हो तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बोलो यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ, जितना ज़्यादा इलोंगेशन उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये फोर्स कांस्टेंट हुआ है, वेरिएबल, वेरिएबल, क्योंकि जितना ज़्यादा इलोंगेशन होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है? ये जो फोर्स अप्लाइड है और स्प्रिंग फोर्स है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मैं बोल सकता हूँ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स। बोलो यस और नो? डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अब इसमें एक बड़ी खास बात ये है, ये जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखो, फोर्स किधर लगाया हमने? आगे की तरफ। अप्लाइड फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स किधर जनरेट हुआ? तो स्प्रिंग फोर्स इधर है, इलोंगेशन किधर है?
डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो डिस्प्लेसमेंट आगे, स्प्रिंग फोर्स पीछे, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180। बात समझ में आई? अपोजिट डायरेक्शन में है इसीलिए माइनस साइन लगाया मैंने। तो स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, हाँ इलोंगेशन और कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है, बोले तो डिस्प्लेसमेंट। ये चीज समझ में आई? इसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, यहाँ पे किसका साइन है, प्रोपोर्शनलिटी का। और जब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं वी नीड टू पुट सम कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये जो हमने कांस्टेंट पुट किया ये आया के। इस के को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें ये बताता है कि स्प्रिंग की स्टिफनेस कितनी है। मतलब जितना ज्यादा बड़ा के होगा, के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी स्प्रिंग उतना ही हार्ड होगा, और के की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। अब पेन की स्प्रिंग है, आप हाथ से उसको दबा लेते हो आराम से, उसका मतलब उसका के बहुत छोटा होगा। गाड़ी का शॉकर होता है, जबरदस्त स्ट्रेंथ होती है उसकी, हाथ से दबा ही नहीं पाओगे आप उसको, उसका के बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? क्लियर है? लिख लो जल्दी से, इसकी स्टेटमेंट में लिखा दूंगा, पहले जो भी लिखा है बोर्ड पे कॉपी कर लो जल्दी से। समझ में आ रहा है बेटा? एल नोट तो नेचुरल लेंथ है, एल नोट है आपकी, बता देता हूँ। एल नोट बेसिकली यहाँ से स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, और ये एल नोट प्लस एक्स क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कौन बताएगा मुझे के की एसआई यूनिट, स्प्रिंग कांस्टेंट की एसआई यूनिट कौन बताएगा? अपर्णा। कैसे मतलब बताओ, फोर्स की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर में मेजर करते हो फोर्स को? अरे मैं सिंपल फोर्स की पूछ रहा हूँ अपर्णा से, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? किलोमीटर, क्या न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की न्यूटन अपॉन मीटर, क्या बन जाएगी? न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो जिसने भी न्यूटन पर मीटर सोचा हो, बोला हो, वो सही है, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, लिखो जल्दी से निकाल के, निकालो बेटा डायमेंशन फॉर्मूला निकालो स्टिफनेस का। लिख लिया? डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? mt माइनस टू, mt माइनस टू न्यूटन अपॉन मीटर। मीटर m को स्मॉल m से, मीटर हमेशा स्मॉल m से डिनोट करते हैं। हाँ, कैसा आया mt माइनस टू? बेटा t की पावर माइनस टू है ये, है ना? डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ रखा है ना डायमेंशन वाला चैप्टर। तो क्या होगा यहाँ पे, न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला ml t माइनस टू अपॉन में मीटर का लेंथ, l से l कैंसिल, क्या बचा? और हमेशा डायमेंशन फॉर्मूला हम स्क्वायर ब्रैकेट में लगाते हैं। ठीक है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में। चलिए जल्दी से
हटा दो इसको, है देखो अगर मैं आपसे बोलूं स्प्रिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाइए, बना के दिखाओ। फॉर्मूला क्या है आपके सामने है, फॉर्मूला स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स है तो अप्लाइड फोर्स क्या होगा, बोलो यस और नो। प्लस के एक्स, सिंपल, ठीक है। अब मुझे एफ एस वर्सेज एक्स का ग्राफ बनाओ, ये एक्स है और ये स्प्रिंग फोर्स है, कौन बताएगा, मैथ्स वाले, मैथ्स वाले, मैथ्स वाले, नहीं ये जाग चुका है क्या सर। ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला, सर्कल, क्या डिपेंड, यस वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, निशा शर्मा कौन है, सक्षम, पोज करना, पोज, वो मत कर देना, पोज। देखो इधर माइनस है बेटा, हाँ सेकंड और फोर्थ, बिल्कुल सही है ना, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। इधर ये इलोंगेशन है, ये कंप्रेशन है, दोनों ही केस में होगा ना, स्ट्रेट लाइन होगी। आप लोग स्केल से यूज कर लेना, हो सकता है मेरी सीधी नहीं बन रही हो लाइन, ठीक है। अच्छा इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, बोलो यार, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, सी तो सी कॉन्स्टेंट जीरो है यहाँ पे, तो m स्लोप होता है तो माइनस के, समझ में आई बात, स्लोप नेगेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप माइनस के है, x x है, y y, समझ में आया, ठीक है, बना लिया। अब एक चीज और देखो जरा इसमें, ये हटा दूं, हाँ वैसे तो स्लोप जो निकालेगा वो नेगेटिव आएगा, विच इज के, तो माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो, के की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बना लिया। देखो एक चीज देखो, आपने स्प्रिंग में फोर्स लगाया और ये फोर्स कांस्टेंट है, वेरिएबल, दिस F इक्वल टू के एक्स, ये कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, क्योंकि फोर्स हम बाहर से लगा रहे हैं स्प्रिंग पे। अब एक चीज बताओ, ये जो फोर्स है वेरिएबल है कांस्टेंट, एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, एक्स तो कुछ भी हो सकती है, तो वेरिएबल वो है फोर्स, ठीक है। अब इस स्प्रिंग पे, ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में फोर्स लगाएंगे तो इसमें इलोंगेशन होगी, बोलो, फोर्स लगाएंगे तो इसमें इलोंगेशन होगी, मान लेते हैं इलोंगेशन हुई x, इलोंगेशन किधर है, आगे की तरफ। अब एक चीज बताइए, आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुई, इसका मतलब वर्क डन हुआ है। जब आप स्प्रिंग को फोर्स लगा इसको इलोंगेट करते हो, आपने जो वर्क डन किया वो कहाँ गया, आपने जो फोर्स लगा इसको इलोंगेट करके रखा यहाँ पे, आपने जो वर्क डन किया वो कहाँ गया, वो इस स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी है इसकी, तो इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हमने कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशन फोर्स का अगेंस्ट किया था हमने वर्क डन, याद है, mgh, ठीक है। यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, इलोंगेट किया, स्प्रिंग इलोंगेट हो गई, डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो इस आपने जो वर्क डन किया वो वर्क डन कहाँ स्टोर होगा, इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, हेडिंग है ये, और ये डेरिवेशन एक छोटा सा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, ये हेडिंग है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग, ठीक है। अब देखो वर्क डन निकालते हैं, फोर्स वेरिएबल है कांस्टेंट, वेरिएबल, फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हाँ इंटीग्रेशन F डॉट डी एक्स, यही लगेगा, यहाँ पे dx है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोर्स भी आगे की तरफ अप्लाइड फोर्स, यहाँ पे इलोंगेशन भी,
आगे की तरफ है तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, फोर्स भी आगे डिस्प्लेसमेंट भी आगे, दोनों के बीच में एंगल 0। तो एफ डॉट डी एक्स में जब आप इसको ओपन करोगे तो ये एफ डी एक्स कोस 0, और कोस 0 क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन। फोर्स एफ की वैल्यू क्या है, के एक्स इंटू डी एक्स कोस 0 1, 0 से लेके एक्स तक है ना। हाँ के तो बाहर लिख लेंगे, इंटीग्रेशन आता है बेटा, इंटीग्रेशन नहीं, अब तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आप बताओ, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 के आता है सुमिता, बताया तो था, x की पावर 1 है ना यहाँ पे, याद करो ना, इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है कि नहीं। यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट क्या है 0 से लेके 2 तक, सॉरी 0 से लेके x तक। तो ये हो जाएगा आपका हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस 0, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। So this is elastic potential energy, elastic potential energy stored in the spring। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम U से डिनोट करते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ U इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। लिखो जल्दी से, छोटा सा डेरिवेशन है बहुत ही, लेकिन फॉर्मूला बड़े काम का है। डन नहीं, ओके दो फॉर्मूले बताए हैं मैंने स्प्रिंग में अभी तक, एफ इजिकल टू के एक्स और यू इजिकल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है जल्दी से लिख लो इसको, क्योंकि जब तक ये इलोंगेटेड नहीं था, इलोंगेशन कितनी थी जब ये पॉइंट यहाँ पे था, इलोंगेशन कितनी थी इसमें 0, इलोंगेशन कहाँ तक की हमने x तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये तो वर्क डन हुआ है, तो 0 से लेके x तक। तुम्हारे भी घर से कॉल आने वाली है, दोनों को बुलाऊंगा, पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी, पढ़ता नहीं है लड़का, नहीं पता तुम्हें, पता होना चाहिए तुम नहीं पढ़ते हो, पता है ना, पढ़ लो यार, अकेले आने वाले हैं, पढ़ोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, डिफेक्टेड पीस कहलाओगे, नहीं है अमेज़न क्या नहीं, खेलना कूदना चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी हो जाए, लेकिन पढ़ाई पे फोकस। 11th-12th है आपके, 11th-12th मतलब पिलर है करियर का, 11th-12th अच्छी होगी तभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से दे पाओगे। आप सोचो ना, किसी कॉलेज में भी जाने के लिए बीएससी भी करोगे मिनिमम, तो भी आपको सीयूईटी या कुछ अच्छा सा मेरिट वगैरह में नाम आ जाए, कहीं कुछ हो जाए, तभी तो अच्छा सा कॉलेज मिलेगा, वरना कैसा कॉलेज मिलेगा, MIT है ना, मांगेराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे कॉलेज मिलेंगे जहाँ रोज की रोज आंदोलन हो रहते हैं, जाटों में, ब्राह्मणों में, बनियों में लड़ाई हो रखी होती है आपस में, कोई उसकी टांग तोड़ रहा है, कोई सिर फोड़ रहा है, कोई कुछ लहू लुहान और फलाना ढिमका है, ये बीच में खड़ा होकर सबसे पिटेगा फिर। ऐसे मजाक नहीं, वो सीरियस हो रहा है। जब वो जल्दी जल्दी जुगाली करनी शुरू कर दे ना, समझ जाओ वो गुस्से में है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुगाली, पता है किसी को? जुगाली का मतलब क्या होता है? ठीक है लिख लिया ये, चलो अरे बातें नहीं, ग्राफ बना के दिखाओ, यू वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाओ जल्दी से, जो ग्राफ सबसे पहले सही बनाएगा बर्फी दूंगा उसको, ये रखी, जल्दी से सही ग्राफ बनाओ, यू वर्सेस एक्स, यू वर्सेस एक्स। अरे डिस्कशन नहीं,
सारी बर्फी तुम ही खाओगी क्या? हम्म, लो खाओ। नहीं, डाइटिंग पे हो? हाँ वैसे सही बात है। हाँ सही तो बनाया है, बिल्कुल सही बनाया है। अब बनाओ बनाओ, देखो ना, देखो कैसे बनाते हैं ग्राफ, इधर देखो है। हाँ देखो, ये x है, ये u है, y एक्सिस पे क्या लिया हमने, u। अब ये हाफ के तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ करना नहीं है हमें। ये u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, x की पावर 2 है, क्या लीनियर होगा? नॉन लीनियर होगा। तो यहाँ पे जो है ग्राफ ये ऐसे जाएगा। अब अगर ये x कंप्रेशन हुआ, माइनस एक्स हुआ, तो माइनस एक्स का स्क्वायर भी प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है, तो माइनस एक्स अगर होगा तो भी ये u ऊपर ही आएगा। बात समझ में आई? तो दिस इज u वर्सेस x। बनाओ जल्दी से। अपवर्ड पैराबोला नाम है इसका, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, बना लिया जल्दी से। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी जब वर्क डन शुरू किया था चैप्टर, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? वर्क डन। याद है? अपना याद है? इससे जो पहले वाला ग्राफ हमने बनाया, निकालो जरा, एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में था? सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में जो ये ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है? स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है। हमने जो वर्क डन निकाला है वो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स निकाला है। ये था ग्राफ F इक्वल टू माइनस के एक्स का। अगर मैं आपसे बोलूं F इक्वल टू प्लस के एक्स, दिस इज स्प्रिंग फोर्स, मैं बोलूं F इक्वल टू प्लस के एक्स, इसका ग्राफ कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? वेरी गुड, फर्स्ट और थर्ड में आएगा। ये कौन सा? अप्लाइड फोर्स, ये है स्प्रिंग फोर्स। ये तो डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम होगा। इस ग्राफ का एरिया अगर मैं निकाल लूं, ये x ले लेते हैं, ये वाला एरिया बताओ जरा, ये वाला एरिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना? ये फोर्स x पे फोर्स कितना होगा? kx, यही तो होगा। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? x इंटू हाइट कितनी है? kx। क्या बन गया? देखो सेम आ रहा है कि नहीं? u वाला ग्राफ। तो एरिया हमें क्या दे रहा है? वर्क डन विच इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वेरीफाई हो रहा है? समझ में आई बात? ठीक है, यहां से भी हम एक ही चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कल वाले पिछली वाली क्लास में मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कंजर्वेटिव फोर्सेस में, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग ए क्लोज लूप जीरो। क्लोज लूप का मतलब इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो अगर इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन होती है तो वर्क डन कितना होता है? जीरो। बात समझ में आई? तो यहाँ पे अगर आप देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वी कैन प्रूव इट। कैसे प्रूव करेंगे बताओ? अरे ये लिख लिया था आप लोगों ने? देखो मान लो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस पर आपने अप्लाइड फोर्स लगाया, स्प्रिंग है ये के। अगर मैं इसको x अमाउंट से, ये नॉर्मल मीन पोजीशन है इसकी, x अमाउंट से आगे की तरफ इलोंगेट करूं तो इसमें वर्क डन होगा। अब आप क्या कर रहे हो? इसको आगे लाके वापस सेम पोजीशन पे लेके आ जा रहे हो। x डिस्प्लेसमेंट हुई, x वापस से सेम पोजीशन पे आ गया, इनिशियल पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन हो गई, साइकिल कंप्लीट हो गई, लूप पूरा हो गया, जहां से आया था वहीं पे, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया। तो मैं वर्क डन अगर निकालूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट dx, यही होगा, है ना? हम कहां से कहां सकते हैं? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। f की वैल्यू क्या है? kx इंटीग्रेशन xi से xf तक, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या होंगी? xi से xf तक। हम लास्ट में xf और xi इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, xf का स्क्वायर माइनस xi का स्क्वायर। ये क्या आ गया? वर्क डन।
अब इफ इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, अगर ऐसा है तो वर्क डन कितना बनेगा? वर्क डन बनेगा हाफ के, इसको मैं x लिख लूं, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया? तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, और वी कैन से हाँ वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स अलोंग क्लोज लूप इज 0 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो यस और नो। तो हमने ये प्रूव कर दिया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है शो दैट स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। उसके बाद इस चीज का प्रूफ बाय टेकिंग द केस ऑफ स्प्रिंग हम क्या करेंगे, ये पूरा शो करके दिखा देंगे। और अलोंग ए क्लोज लूप हम यहाँ लिख भी सकते हैं इन क्लोज लूप initial position is equal to final position, then work done is equal to 0। प्रूव कर दिया, hence proved। समझ में आ गया? ठीक है, लिखो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो इसको। शो दैट स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। शो दैट स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। और क्योंकि हम यहाँ स्प्रिंग फोर्स लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस के एक्स लगा लेंगे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उसके बाद ये पूरा प्रूफ चेप दो एज इट इज, पूरा जो भी लिखा है एक एक चीज बोल दो। कुछ आ रहा है समझ में थोड़ा सा? ठीक है, कोई स्कोर आया है क्या स्कूल में? मार्क्स बताए हैं क्या? कोई स्कूल से फोन आया था क्या घर पे? कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। देखो कभी कभी ना बीच बीच में हमें ना झटके लगते रहना चाहिए। ये जो शॉक्स होते हैं ना, ये हम सुधारते हैं। जीवन में जितना बड़ा झटका होगा उतनी बड़ी सीख मिलती है। तो अच्छा है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन अशुमित है। एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज 2 एन प्लस, क्योंकि हम यहाँ पे वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स निकाल रहे हैं। इससे पहले हमने अप्लाइड फोर्स के लिए निकाला था, तो माइनस लगा दिया मैंने। स्प्रिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। चलो एक बार पहले इसकी थ्योरी पूरी कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक छोटी सी थ्योरी और बची इसमें, और बता दूं। किस किस के स्कूल में हो चुका है स्प्रिंग? हो चुका? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कराया है? कराया है? उसे छोड़ो, समझ में यहाँ तो समझ में आ गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग कराया था क्या स्कूल में, जब 2-3 स्प्रिंग के साथ सीरीज पैरेलल में कलेक्ट? वो नहीं कराया आपके स्कूल में? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग नहीं कराया। ऐसा है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसको देख लेना। हो सकता है शायद स्कूल में ना दें इससे क्वेश्चन, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो वो एनसीईआरटी में भी है नहीं आई थिंक, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, क्योंकि आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे आप एसएचएम, उसमें इसका यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले लिख दूंगा, उसको याद कर लेना। ठीक है, हटा दूँ? लिख लिया? अब आप हेडिंग डालिए, जल्दी लिखो। हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे 10th क्लास में नहीं पढ़ा था रेसिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल, बिल्कुल यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। ठीक है, बस फॉर्मूले डिफरेंट होंगे थोड़े से। डन? लिख लिया? विदु लिख लिया? ठीक है।
हेडिंग डाल लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो इसमें क्या करेंगे हम, स्प्रिंग को, दो स्प्रिंग है हमारे पास अलग अलग स्टिफनेस की, इन दोनों को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसका फोर्स लगाया, इसका कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। खींचे हो कभी स्प्रिंग जिम वाली, जितनी ज़्यादा पैरेलल में बढ़ती जाएंगी उतनी हार्ड होती जाती है इसको खींचना, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो इक्विवेलेंट K होगा, यू नो व्हाट इज K इक्विवेलेंट? K इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन दोनों स्प्रिंग को हटा के मैं एक सिंगल स्प्रिंग लगा दूं अगर, तो उसका K क्या होना चाहिए, सो दैट सेम फोर्स लगाने से जो इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट है, सेम फोर्स लगाने से सेम डिस्प्लेसमेंट उसमें भी आए। यस, तो इसका जो K इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में वो आ जाएगा K1 प्लस K2। समझ में आई बात? डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा अगर, मतलब पूछा नहीं जाएगा, समझना है, पूछना है तो मैं वैसे बता देता हूँ। जब आप फोर्स लगाओगे पैरेलल में है, दोनों में इलोंगेशन सेम होगी, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना होगा K1x, इसमें कितना होगा K2x, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा K1x प्लस K2x। बोलो यस और नो। अब आपको क्या करना है, इन दोनों स्प्रिंग को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगानी है जबरदस्त सी, सो दैट सेम फोर्स से सेम डिस्प्लेसमेंट होए, दिस इज K इक्विवेलेंट x। तो इस F की जगह मैं क्या लिख दूंगा K इक्विवेलेंट x। बोलो समझ में आया? तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये, ठीक है, लिख लिया। इसी तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो स्प्रिंग को आप एंड टू एंड कनेक्ट करते हो। जब दो स्प्रिंग आप सीरीज में लगाओगे तो इनको खींचना आसान हो जाता है, मतलब K कम हो जाता है, तो ऐसे याद रख लेना। तो इसमें जो K इक्विवेलेंट आएगा वो इस वाले फॉर्मूले से आएगा, याद आया ये वाला फॉर्मूला? रेसिस्टेंस के पैरेलल में था ये वाला, और ये रेजिस्टेंस के सीरीज में था, यहाँ पे पैरेलल में सीरीज में ये। क्लियर है? लिख लो। इसका डेरिवेशन अंशुमन करके दिखाओगे अगली क्लास में, घर से करके ले आना, ठीक है। सभी लोग कर लेना, नहीं हुई तो मैं तो हुई। स्प्रिंग की थ्योरी ऑलमोस्ट डन। अब इसमें हम करते हैं क्वेश्चन, ताकि हमें टॉपिक जो पढ़े हैं समझ में आ जाए। हमने केवल दो ही फॉर्मूले पढ़े हैं इसमें, F इक्वल टू KX, U इक्वल टू हाफ KX स्क्वायर, कोई तीसरा फॉर्मूला नहीं है, बस ये सीरीज और पैरेलल के हैं, ठीक है। नींद आ गई इसको, बिना मीठा खाए नींद आ गई। क्या क्या खा लिया था? अच्छा, लिख ले बेटा, हटा दो इसको। आपको पता है स्प्रिंग बैलेंस भी आते हैं, है ना, स्प्रिंग बैलेंस भी आते हैं। उसमें हमने ऑब्जेक्ट लटकाया, उसमें देख ले कितने केजी का है, वो कैलिब्रेटेड होते हैं कि 1 केजी का लटका है तो उसमें 1 केजी का ही मास शो करे, इस तरह से होता है वो। अब तो खुद लिख लो, लिखो, बनाओ डायग्राम, एक के बाद एक कनेक्ट करो। K इक्विवेलेंट लिखो, पैरेलल वाला फॉर्मूला सीधा लिख दो, 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। चलिए न्यूमेरिकल्स, एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, भाई दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, अप्लाइड फोर्स F इक्वल टू KX और एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इज हाफ KX स्क्वायर, ठीक है। कोई अभी फिलहाल यही इन्हीं दो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। इसके अलावा हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, हाफ KX स्क्वायर, हाफ mg स्क्वायर, हाफ mg स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। चलिए इधर देखो, इसको भी नींद आ रही है, तो बैग की कोलिक भर के क्यों बैठा है? देखो सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ,
आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने इसको ऐसे लटकाया और इसमें एक मास अटैच करके छोड़ दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट है के, समझ में आया? स्प्रिंग है, इसमें एक मास अटैच करके धीरे से नीचे का सपोर्ट हटा लिया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, इधर देखो ध्यान से, इक्विलिब्रियम में है। आपसे पूछा जाए फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, इलोंगेशन होगी ना, तो ये क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि सबसे सिंपल है, ये मैं करूँगा। इसके बाद आने वाले क्वेश्चन अच्छे होंगे, वो आप लोग करोगे। इसका वेट बताओ किधर लगेगा, कितना, mg। ये जो स्प्रिंग है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, kx, ऊपर की तरफ। अब सोचो ना, अगर इसको मैं कट कर दूं यहाँ से तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, मतलब नॉर्मल नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी और नीचे एक्सलेट कर जाएगा। इसको कौन रोक के रखे हुए है, स्प्रिंग फोर्स, डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं kx इक्वल टू, तो अंडर इक्विलिब्रियम, अंडर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो kx इक्वल टू mg। यहाँ से इलोंगेशन कितना आ गया, बोलो, mg बाई k। समझ में आई बात? इसको लिखो, मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसके दोनों क्वेश्चन ठीक हुए उसको मंच है। नहीं, मैंने दिया है क्वेश्चन, फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, क्वेश्चन लिख लेना है पे, फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अब वैसे भी देखो ना, वो ना इनमें से k, x, m और g 3 चीजें पता है, चौथी चीज पूछनी है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है क्वेश्चन। क्या हुआ, हाँ ठीक है। है? क्या हो सकता है x, x क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, x क्या चीज है, नॉर्मल रिएक्शन है, क्या है, सरफेस टेंशन है, ये क्या है, अरे यार क्या है भाई, इस स्प्रिंग में कितना ये इलोंगेट हुई, इधर ये जब मास लटका होगी तो इसमें इलोंगेशन होगी कि नहीं, वो इलोंगेशन ही तो है x। क्वेश्चन दे रहा हूं, करके दिखाओ जल्दी से, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक पुल्ली है, पुल्ली में स्प्रिंग लगाते हैं, पुल्ली तो बेटा आगे तक खून पिएगी। अब ये मत सोचो पुल्ली चली गई, पुल्ली तो रोटेशन तक भी आएगी, पुल्ली हर जगह आएगी, हैं? आप सोचो, खुद दिमाग लगाओ। और दूसरा क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन में फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग भी सेम है, मास भी सेम है, ठीक है, बस सिचुएशन अलग अलग है। दोनों केस में फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग अंडर इक्विलिब्रियम, है? हाँ नहीं, जी के टर्म्स में निकालो आंसर। इक्विलिब्रियम का मतलब जानते हो, इक्विलिब्रियम का मतलब स्प्रिंग इलोंगेट नहीं करेगी, ये नहीं होता है। स्प्रिंग इलोंगेट होकर रह जाएगी, इलोंगेटेड फॉर्म में रहेगी, फोर्स तो लगाएगी ना। ओके, वेरी गुड। पहले वाले में आपने बताया मुझे कि सर इलोंगेशन होगी mg/k, एफबीटी बना लिया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाँ, अब दूसरे वाले केस में देखो क्या लगा रहा है, क्या सेम आ रहा है।
मास सेम, स्प्रिंग सेम, सिचुएशन डिफरेंट है बस। चेक करता हूँ, बाकी लोग देखो। नहीं आया 2 mg/k, आप बताओ, बोलो। मजाक हो रहा है, कंप्रेस हो रही है ये 2 mg/k, mg/2k, mg/2k, पृथ्वी, मोहाना, आंसर बताना है। आगे सबका आंसर करेक्ट, आंसर इज mg/2k। लड़के ने बताया था सबसे पहले, विदु ने। अच्छा, तुमने दे दिया था इसको। बर्फी चाहिए? बर्फी दूंगा मैं तो इसको। चलो देखो इधर, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। इधर देखिए, आया नहीं? अब मैं बता रहा हूँ, इधर देखो, इसका वेट किधर लगेगा? mg नीचे। अब ये इस पे अटैच्ड है, इस पुल्ली पे दोनों तरफ टेंशन सेम होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था पुल्ली के दोनों तरफ टेंशन सेम होती है। तो इधर भी टेंशन और इधर भी टेंशन सेम होगी। तो ऊपर 2t, नीचे mg, तो हम क्या बोलेंगे? 2t = mg। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब ये जो टेंशन इस पे पुल्ली पे इधर लग रही है, वही टेंशन स्प्रिंग पे इधर लग रही होगी, और टेंशन इसको इलोंगेट करेगी। तो हम बोल सकते हैं दिस t = kx। बोलो यस और नो, है ना? बस t की जगह क्या रख देंगे हम? तो 2kx = mg, तो x = mg/। वैसे मैंने एक चीज बताऊं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। ये जो वेट है ना इसका mg, ये दो हिस्सों में बट गया, डिवाइड हो गया इक्वली, है ना? तो इसमें जो इलोंगेशन होगा, क्योंकि इस पे जो mg का जो फोर्स है, mg दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसमें mg/2 लगेगा, इसमें mg/2 लगेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए यहाँ पे mg/2k ये आ गया। तो इसमें इलोंगेशन का हाफ है इसमें, ठीक है? क्लियर है? वन मोर क्वेश्चन, ये लिख लेना अच्छे से। वन मोर क्वेश्चन, जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं हम इंक्लाइन प्लेन पे, है ना? ये है स्मूथ सरफेस, थीटा, थीटा भी रहने दो, मास है m, फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग अंडर इक्विलिब्रियम। सेम क्वेश्चन है, फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग अंडर इक्विलिब्रियम। गलत जवाब। ऐसे कैसे तुक्का लगा दे? कुछ लॉजिक तो लगाओ तुक्के का। यस, बिल्कुल सही, करेक्ट। दीपेन का सही। अब करो, आराम से करो, ये तो ऐसे ही है करते, आप करो आराम से, टेक योर टाइम। लगाओ ना इस पे, mg का ये कंपोनेंट क्या लगेगा, है ना? और इधर kx, kx = mg sin थीटा।
हाँ, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू के एक्स। इंक्लाइन प्लेन पढ़ा हुआ है बेटा पहले, है तो बनाओ जरा डायग्राम। कहाँ है डायग्राम, है ना। तो एम जी का ये कंपोनेंट क्या होता है, एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा और के एक्स इक्वल हो जाएंगे अंडर इक्विलिब्रियम। लिखो, आ गया, दिखाओ। एम जी, हाँ आ गया ना आंसर, बस ठीक है, सब आ गया पढ़ना। हाँ भाई सक्षम। एम जी का ये कंपोनेंट क्या होता है, एम जी साइन थीटा, और इस पे इधर की तरफ के एक्स। अंडर इक्विलिब्रियम एम जी साइन थीटा और के एक्स बैलेंस होंगे। के एक्स इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो एक्स कितना आ गया, एम जी साइन थीटा बाई के। बोलो समझ में आया क्या, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये। अब नहीं नहीं, ये समझाने के लिए बेटा कि कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बात की बात है। अब जो मैं अगला टॉपिक बता रहा हूँ इसको देखना, समझा रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारा, सबसे पहले जो क्वेश्चन लिया जो मैंने किया था, क्या था उसमें, इलोंगेशन एम जी बाई के, याद आया। अब बिल्कुल वही सिचुएशन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। ये स्प्रिंग कॉन्स्ट, इधर देखो स्प्रिंग लटकी हुई है, इसमें कांस्टेंट है के। अभी इसमें कोई इलोंगेशन कम कुछ मास नहीं अटैच किया आपने। आपने क्या किया, इस नेचुरल लेंथ पे ही इस मास को यहाँ पे अटैच करके, अभी नेचुरल लेंथ पे है, इसके नीचे सपोर्ट है, इस सपोर्ट को सडनली हटा लिया। पहले वाले केस में क्या क्या था, हमने धीरे 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 नीचे लाके सपोर्ट हटा लिया, तो जहाँ पे था वहीं पे रुका और रह गया था, मतलब मान लो वो यहाँ पे आके रुक गया था। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसके नीचे सडनली सपोर्ट हटा लिया, तो अब ये क्या करेगा, इससे भी नीचे चला जाएगा, वापिस ऊपर आएगा, तो इट विल डू टू एंड फ्रो मोशन। समझ में आ रहा है, गैस कर पा रहे हो। स्प्रिंग में मास अटैच किया और तुरंत छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, स्प्रिंग में ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, अब वो उससे भी नीचे जाएगा, वापिस ऊपर आएगा, इट विल डू टू एंड फ्रो मोशन। अब आपको बताना है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। यहां से छोड़ा आपने, यहां से इसको हमने ड्रॉप किया, इसमें अटैच था, तो ड्रॉप करने के बाद मैक्सिमम इलोंगेशन इस बार आपको निकालनी है। क्या करेंगे इसमें, इधर एम जी बाई, इससे क्या बाहर जाके पीटना भी इसको, ठीक है। बताओ जल्दी से, यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया, ये मेन पोजीशन को भी पार करते हुए यहाँ पे आएगा, यहाँ से वापस से फिर अपनी उसी पोजीशन पे आएगा, तो इट विल डू टू एंड फ्रो मोशन। हमें क्या बताना है, यहाँ से कितना मैक्सिमम ये नीचे तक जाएगा। क्या बात है, कैसे किया, अच्छा अच्छा आंसर ठीक है बिल्कुल, लेकिन करना कैसे है देखो। मुझे एक चीज बताओ, जब हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप करते समय इसकी वेलोसिटी क्या थी, है वेलोसिटी 0। जब हमने यहाँ पे, बेटा इधर देखो, जब हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। जब ये नीचे की तरफ बढ़ा, स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई, जब ये यहाँ पे आया वो वापस जाने लगा, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में काइनेटिक एनर्जी में क्या कोई चेंज है क्या, यहाँ पे भी 0 थी, और लेकिन ऊपर से नीचे आने में पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, हाइट कम हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन इसमें इलोंगेशन बढ़ रही है। तो लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो कोई रोल नहीं है, यहाँ पे भी 0 थी और यहाँ पे भी 0 है। समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 है और यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। अब बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइट लूज की है, xm, तो ये क्या हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच की जगह क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ के एक्सएम का स्क्वायर। एक एसएम से एक गया, एक्सएम की वैल्यू क्या आ गई
बोलो डबल होगी कि नहीं। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि अगर ये एम जी बाई के था, है ना, तो ये भी एम जी बाई के ही होगा। ठीक है, तो 2 mg डबल। ठीक है, डबल लिख लो भाई जल्दी से। डन, क्योंकि अगला क्वेश्चन ऐसे ही दूंगा मैं। चेयर पीछे करो। हाँ ब्लॉक है बेटा, थोड़ा सा एक बार एडजस्ट कर दो, निकाल दो। बाय। डन। समझ में आ गया? ठीक है। बोलूं, एक इंक्लाइन प्लेन बनाओ, बड़ा सा इंक्लाइन प्लेन बनाओ। आधे पेज पे आ जाए इतना बड़ा, नोटबुक में। हाँ हाँ बनाओ, एक क्वेश्चन ही ऐसा है। नहीं नहीं, बड़ा सा बनाना है। हाँ ठीक है, इसके नीचे चलो मैं ही बना के दिखा दे रहा हूँ। ये लिख लिया सभी ने? हाँ बहुत है। हाँ तो अच्छी बात है। आपने कितना बना लिया? चलो कोई बात नहीं, जितना बना लिया उसमें समझ जाना। हटा दो इसको। देखो, एक इंक्लाइन प्लेन है, बड़ा सा इंक्लाइन प्लेन है, ऐसे ले लो। ठीक है, ये एंगल है 37 डिग्री, और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट, ये है 80 मीटर। ठीक, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इस स्प्रिंग का के है 1000 Nm/मीटर, एंड दिस इज स्मूथ सरफेस। और यहाँ से हमने एक ब्लॉक को रिलीज किया जिसका मास है 2 kg। कितना मास है? 2 kg। इट इज रिलीज्ड फ्रॉम हियर, दिस हाइट। आपको क्या बताना है? फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। अब ये बड़ा ब्लॉक मैंने क्यों बनवाया इंक्लाइन प्लेन? क्योंकि स्प्रिंग की जो ये लेंथ है वो दिस इज स्मॉल एज कंपेयर टू द हाइट एंड दिस। तो मतलब क्या करना है आपको? सेम चीज लगाओ जल्दी से। लॉस इन, गेन इन करो। है क्या? -x और +x दोनों का स्क्वायर क्या होता है? यू नेगेटिव हो सकता है कभी? खुद ही सोचो। नहीं ना, बस सिंपल। ऊपर से नीचे आएगा तो हाइट लूज कर रहा है, कंप्रेस करेगा तो इसमें कंप्रेशन होगा, एनर्जी इसमें बढ़ेगी, हाइट। तो लॉस इन फलाना एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन ढिकाना एनर्जी। करो जल्दी से। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। जी की 10 ले लेना। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन
in the spring. कोलिजन कराए स्कूल में? ठीक है, चलो अगली क्लास में थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, करो जल्दी से। हाँ G10 लेना। सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर क्या? 83 मीटर। इतनी तो स्प्रिंग भी नहीं है बेचारी, स्प्रिंग तो छोटी सी है, 80 मीटर कैसे लगाओगे? साइन 37 की वैल्यू 3/5 क्या यूज होगी? पहले तो मुझे बताओ, जब ये नीचे आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस? काइनेटिक एनर्जी से तो कोई लेना देना है नहीं। जब ड्रॉप किया उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो, जब इसको कंप्रेस करते 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 मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा, वेलोसिटी ब्लॉक की जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लेना देना नहीं है। तो लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। लगाओ। चेक करते हैं। देखो हमने इसको इस लेवल से ड्रॉप किया है ना, और कहाँ पे आई है? ग्राउंड लेवल पे। तो कितना हाइट में लॉस हुआ बताओ ना जरा। क्या हम ये वाली हाइट लेंगे या वर्टिकल हाइट लेंगे? वर्टिकली तो लेते हैं, MGH में वर्टिकल हाइट ही तो लेते हैं। तो हाइट कितना लॉस हुई है? 80 मीटर। तो क्या होगा? लॉस इन पोटेंशियल दैट इज MGH। बोलो यस और नो। इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। एम की वैल्यू कितनी थी? 2 10 80 इज इक्वल टू 1/2 के 1000 है इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकते, सही है। 1 2 1 2 5 16/5 का अंडर रूट। देखना जरा 16/5 कितना होता है? 4/√5। 4/√5 मीटर। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 400/√5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। 400/√5 कितना होता है? 202 मीटर के आसपास। चलो जो भी है। 178.8 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा? हाँ ये तो निकालना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ तो निकालनी होती है। तो वैसे यहाँ तक भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन निकाल दो तो अच्छी बात है यहाँ तक, ठीक है। ये आंसर आता है। अच्छा क्या होगा उसके बाद? जैसे आया कंप्रेस हुआ, कंप्रेशन के बाद वापस ये यहीं तक जाएगा, क्योंकि कहीं और तो एनर्जी लॉस हो नहीं रही। हाँ हल्की फुल्की सी अगर इसमें फ्रिक्शन हुई तो ये थोड़ा कम ऊपर तक जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा थोड़ा सा आप आगे का और पढ़ा दो मैं जल्दी से। सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, है ना? अभी तो है, टाइम है अभी, तो जल्दी से बेटा सुनो। सिलेबस करना है, आपके एग्जाम भी जल्दी आ रहे हैं, फिर रिवीजन नहीं होगा आपका, फिर फायदा क्या है ना? रिवीजन भी तो जरूरी है।
हेडिंग डाल दो। देखो सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन है क्या? एक सिंपल पेंडुलम ली हमने, उसको टांग दिया, इसकी लेंथ है L है, इसमें एक छोटा सा मास हमने लटका दिया M। अब ध्यान देना, इधर देखो, मैं इसको हल्की सी वेलोसिटी दूं, इधर देखो, इसको मैं हल्की सी वेलोसिटी दूं तो ये ऊपर तक जाएगा, वापस आ जाएगा। थोड़ी और ज़्यादा वेलोसिटी दूंगा तो और ऊपर तक जाएगा, वापस आ जाएगा। थोड़ी और ज़्यादा वेलोसिटी दूंगा तो हो सकता है ऊपर जाके ऐसे गिर पड़े। मुझे इसमें कितनी मिनिमम वेलोसिटी नीचे दूं सो दैट इट विल मेक कंप्लीट सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है सिचुएशन क्या है? मैं इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पर दूं सो दैट इट विल मेक कंप्लीट सर्कुलर मोशन। क्योंकि अगर उससे कम हुई वेलोसिटी तो ऊपर तक जाएगा, लेकिन स्लैक होकर इसमें ये नीचे गिर पड़ेगा। तो स्लैक नहीं आना चाहिए स्ट्रिंग में, ये जो रस्सी है इस स्ट्रिंग में स्लैक नहीं आना चाहिए। स्लैक ना आने के लिए ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी इसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी। सोचो, स्पीड होगी कुछ ना कुछ। मान लिया हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे u है। अब अगर स्पीड u है तो इस पे सर्कल के बाहर की तरफ एक फॉर्मूला लगेगा, mu²/r। r क्या है यहाँ पे? l। बोलो यस और नो। इसका वेट किधर है? mg। तो अगर मुझे स्ट्रिंग में स्लैक को रोकना है तो जो mg है वो कम होना चाहिए mv²/r से, मैक्सिमम इक्वल हो सकता है। अगर mg ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया तो स्लैक होके नीचे गिर पड़ेगी। हमें स्लैक को रोकना है, तो टू अवॉइड स्लैकिंग इन द स्ट्रिंग दिस कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। यहाँ पे m से m कैंसिल, क्या हो गया? lg शुड बी v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट। तो मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अगर इससे कम हुई, तो स्लैक होके गिर पड़ेगा। बोलो, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इतनी वेलोसिटी है, तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। तो जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे आने में हाइट में लॉस हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। तो ऊपर से नीचे आने में गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन। बात समझ में आ गई? ये हमने हाईएस्ट पॉइंट पे निकाला है, एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने में क्या होगा? लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मुझे बताओ लॉस कितना हो रहा है? mg, टोटल लेंथ कितनी है? ये हाइट 12। वेरी गुड, दिस इज mg इंटू 12। ये इतना लॉस हुआ है ना? इज इक्वल टू गेन, गेन कितना होगा? हाफ m v² माइनस हाफ m u²। यही होगा गेन। यहाँ पे हम जानते हैं u² की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखो m से m कैंसिल, इस 2 से, पूरी क्वेश्चन 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4gl इज इक्वल टू v² माइनस u²। देखना, और u² की वैल्यू क्या है? माइनस lg। इधर क्या है? 4lg। तो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 5gl इज इक्वल टू v²। तो v कितनी आ गई? अंडर रूट 5gl। बोलो, तो दिस इज मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड एट बॉटम टू मेक कंप्लीट सर्कल। बोलो, समझ में आया क्या? हमने इसमें 2 चीजें की हैं, सुन लो फिर से। टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर हमने स्पीड निकाल ली तो नीचे तक आने में वर्क डन कर रहा है कौन? ग्रेविटेशन फील्ड, ग्रेविटेशन फोर्स कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन लग रही होगी, टेंशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाय टेंशन इज 0। तो ऊपर से नीचे आने में वर्क डन केवल और केवल ग्रेविटेशन फोर्स कर रहा है, और ग्रेविटेशन फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। बताया था मैंने डिफरेंस में उस दिन। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात? ठीक है, ये हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। टोटल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट। बताना जरा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ m u², और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg
12 है ना, इसको ग्राउंड के पास मान लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान लेते हैं यहाँ पे 0। तो इसका सम और इसका सम दोनों इक्वल होंगे, तो करो जरा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 12 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0। देखो जरा सेम इक्वेशन बन गई कि नहीं, ये वाली, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे करो या ऐसे करो, कैसे भी करो, आंसर वही आएगा, कितनी होगी मिनिमम वेलोसिटी, √5gl। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, किस केस में है ये, स्ट्रिंग के केस में, स्ट्रिंग है ये, स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग, रस्सी, ठीक है। तो ये क्या है, टू अवॉइड, लिख लो इसको जल्दी से, टू अवॉइड स्लैकिंग। इसका एग्जांपल घर पे कर सकते हो आप, कैसे, एक डोल लेना है, नहीं आता तनी वाला डोल जिसमें पानी चाय वाय ले जाते हैं जो भी है, उसमें पानी भरना, उसको तेजी से घुमाना, पानी गिरेगा नहीं, क्योंकि आपने इतनी तेजी से घुमाया है कि एम वी स्क्वायर बाई आर ज़्यादा है, एम जी कम है पानी का, ठीक है। करोगे घर पे, स्पीड कम मत करना, कभी पता चले नहा लिए बीच में खड़ोगे घर पे, तेजी से करना। मूवी में भी था, हाँ वही वही, चाय मत करना, पता चले थोड़ी सी भी छलक गई ना, गिर पड़ी ऊपर, है मैं तो जल गया, ये हो जाएगा फिर, सर ने पता नहीं क्या सब फिजिक्स पढ़ाया, जला दिया हमें। लिख लिया ये मृदवी, अगर लिख लिया तो मुझे इस वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग इसके हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वेलोसिटी निकालो जरा, यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, वी डैश की वैल्यू निकालो। यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो रहा है, गेन इन हाइट, गेन इन पोटेंशियल इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लगाओ जरा, वी डैश की वैल्यू निकालो हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, यहाँ पे करो जल्दी, इतना बड़ा मुंह खोल के देख कैसे जवाई ले रहा है, वी डैश की वैल्यू निकालो। तो भाई ठीक है, लगाओ मुआना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, क्या बात, पढ़ रखा है पहले, हाँ नहीं, ये तो सक्षम मम्मी आपकी है, पहचान नहीं रहा, करो भी जल्दी से, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। अब देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, इन दोनों का सम, और यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी होगी वो बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी और यहाँ पे टोटल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है बताना, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, एच कितनी है ये, इसको ग्राउंड मान लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये हाइट कितनी है ग्राउंड से, रेडियस के बराबर एल, ठीक है। तो टोटल एनर्जी सेव कर दो, सेम कर दो, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर प्लस एम जी एल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0, देखना। और क्योंकि v की वैल्यू है हमारे पास, ये यहाँ पुट करो और v डैश की वैल्यू निकालो, करो जल्दी।
सक्षम किया अच्छा, बस 2 मिनट। कंफर्म कर लिया, तुम्हारे घर से ही है। बताओ कितना आ रहा है वी डैश? करो बेटा, √3GL आएगा। देखो m तो सारे कट जाएंगे, m हाफ वी डैश स्क्वायर प्लस GL इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर बोले तो 5GL। सोल्व करो इसको, तो वी डैश आएगा आपका √3GL। चेक करके बताओ मुझे आ रहा है कि नहीं। ब्रीदिंग ऑफ कर दो इसको।